हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज है लेक्चर नंबर 3। बैक टू बैक लेक्चर्स हो रहे हैं, डेली लेक्चर्स हो रहे हैं। CUET PG फॉरेंसिक साइंस की रेगुलर लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं या आप चाहते हो कि मैं कुछ चेंजेस करूं, कुछ अपग्रेड करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर 3.1, जिसमें हम यूनिट 3 कवर करने वाले हैं। यूनिट 3 थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। आज आएगा लेक्चर नंबर 3.1 और कल आएगा लेक्चर 3.2, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा की बन जाएगी और आप लोग भी इतना ज़्यादा एक साथ में ग्रैब नहीं कर पाओगे। दिस इज द रीजन कि मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, बट 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी, आज और कल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पुलिस। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो आपकी ये यूनिट है ना, इसमें बेसिकली सबसे पहले इन्हें हिस्ट्री पूछी है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की, पुलिस सिस्टम की। फिर पुलिस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, स्टेट लेवल पे, रेंज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो पूछा है। सेंट्रल लेवल पे क्या होता है वो भी पूछा गया है। ये सब चीजें पूछी गई हैं। और इसके अलावा जो पोस्ट वगैरह होती है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो भी मैंने पूरा इसमें बताया हुआ है। क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से एरियाज होते हैं, ड्यूटीज क्या होती है पुलिस की, पुलिस किस तरीके से काम करती है, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो चलो सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि भाई ये पुलिस सिस्टम जो है ये आया कब। तो पुलिस सिस्टम कुछ नया नहीं है, ये बता दूं मैं, ये काफी टाइम पहले 19th सेंचुरी के दौरान से चलता आ रहा है। जो टर्म पुलिस है, पुलिस वर्ड लैटिन वर्ड पोलिशिया या पोलिटिया, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, उससे आया है, जिसका मतलब होता है कंडीशन ऑफ अ स्टेट। जिसका मतलब है कंडीशन ऑफ अ स्टेट। द टर्म मीन्स अ सिस्टम ऑफ रेगुलेशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड रेगुलेशन ऑफ लॉ। ऑर्डर का प्रिजर्वेशन होना और लॉ जो है उसका रेगुलेशन होना, लॉ फॉलो होने चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो होना चाहिए, इसका ध्यान रखने का काम पुलिस का है। यही मतलब इसका होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं हम, मतलब वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे ऋग्वेद अथर्ववेद जो है, उस टाइम पर भी यहाँ पे क्राइम्स के बारे में, सर्टेन काइंड ऑफ क्राइम्स के बारे में जो है वो वैदिक पीपल जो थे उनको इसके बारे में मालूम था। मेंशन किया गया है ऋग्वेद और अथर्ववेद में, ये चीजें देखी गई हैं। अब कौटिल्य अर्थशास्त्र जो था 310 BC के दौरान जो आया था, ये ट्रीटीज जो है इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। इसमें मैनुअल है पुलिस का पूरा मैनुअल है। मॉडर्न इंडिया में कैसी पुलिस आएगी उस पर पूरा एक मैनुअल दिया गया है। तो ये भाई एंशियंट इंडिया के दौरान ही पता था कि भाई इस तरीके की पुलिस सिस्टम जो है ये आने वाली है। अब यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं। इन सब चीजों के जो रेफरेंसेस है, बहुत सारे ये सब रेफरेंसेस हैं, इनके अंदर 3 टाइप की पुलिस सिस्टम बताई गई है। 3 टाइप की पुलिस क्या है, दंडपाल, दुर्गापाल और अंतपाल। ये आपने सुना भी होगा। दंडपाल होता है अपन जब पुराने वो देखते हैं ना, पुराने किसी ने टीवी शोज देखे हो, आई मीन जो पुराने चीजों पे बेस्ड सीरियल्स बनते हैं, मूवीज बनते हैं, उनमें दंडपाल होता है, दुर्गापाल होता है, अंतपाल होता है ना। तो ये भी उस टाइम पे जो पुलिस थी उनका नाम ये हुआ करता था। फिर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हुआ इस पीरियड में जो डेवलप हुआ, वो 5 से 600, ठीक है, 6 साल नहीं, 500 से 600 साल तक ये चला था। सिर्फ इसमें ये डिफरेंस था बिटवीन 2 पीरियड। इन दोनों पीरियड में मौर्य सिस्टम जो था वो सेंट्रलाइज्ड, वेयर एज गुप्ता सिस्टम वाज डिसेंट्रलाइज्ड। ये 500 से 600 साल यही सिस्टम चला, दंडपाल, दुर्गापाल, अंतपाल, इनका। लेकिन ये जो है सिर्फ दो चीजों में चेंजेस थी कि मौर्यन सिस्टम जो था वो सेंट्रलाइज्ड था और जो गुप्ता का सिस्टम था, गुप्ता सिस्टम वाज डिसेंट्रलाइज्ड था, ठीक है। ये डिफरेंस बस इनमें देखा गया।
अब मेडिवल पीरियड की बात करें, जो मेडिवल पीरियड आया, मेडिवल इंडिया आया, उस टाइम पे क्या काम था? ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेंट्रल पावर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी वॉज द सुल्तान। ठीक है, इस टाइम पे जो सेंट्रल पावर और पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो सुल्तान के पास थी। फौजदार जो है वो हेड हुआ करता था क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एट प्रोविजनल लेवल्स पर। ठीक है, जो कि पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करता था। ये मैंने हाईलाइट कर रखी है कि किस टाइम पे क्या हुआ करता था। फिर कोतवाल की बात करें, कोतवाल मजिस्ट्रेट हुआ करता था जो पुलिस को लीड करता था और म्युनिसिपल ऑफिसर्स को लीड करता था। ठीक है, मतलब ऑल रोल्ड इनटू वन। कोतवाल मतलब हेड है, यही है, यही सब कुछ देखेगा। इसके बाद में चौकीदार, चौकीदार तो सबको पता ही है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में चौकीदार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अब भले ही हम चौकीदार को केवल एक वॉचमैन बोल देते, लेकिन उस टाइम पे चौकीदार की वैल्यू काफी ज्यादा हुआ करती थी। क्लियर? द गवर्नमेंट अंडर मुगल्स वॉज ऑटोक्रेट। मुगल्स के टाइम पे गवर्नमेंट ऑटोक्रेट थी भाई, उन्हीं के हाथों में सब कुछ था। एंड मिलिट्री इन नेचर, इनके हाथ में थी और उस टाइम पे मिलिट्री थी। ठीक है, मिलिट्री का फॉर्मेशन था, मुगल्स के हाथ में पूरी पावर थी। मुगल्स जो थे ऑटोक्रेट थे, ऑटोक्रेट मतलब उनके हाथ में वो जो चाहेंगे वो होगा। नेक्स्ट आती है पुलिस इन मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, यानी ब्रिटिश इंडिया की हम पहले बात करेंगे। दो फेजेस हैं, एक ब्रिटिश इंडिया फेज, फिर प्री इंडिपेंडेंस फेज रहेगा, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ वो फेज रहेगा। हम तीनों को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री थोड़ी सी लंबी जरूर है, बट इसको जानना जरूरी है कि किस टाइम पे कौन हुआ करता था, पुलिस सिस्टम कैसे कैसे इवॉल्व हो गया आया है, और हम जो आज पुलिस सिस्टम फॉलो करते हैं वो बेसिकली दिया किसने था, किसका सिस्टम है ये जो हम आज मानते हैं। ये हमें जो है अभी आगे पढ़ते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे आफ्टर ब्रिटिश विक्ट्री, जब ब्रिटिश विक्ट्री हुई 1957 में एट प्लासे, ठीक है, प्लासे में, एंड डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर चला गया, ब्रिटिश जो है वो वहां पे आ गए थे। वट एवर पुलिस सिस्टम वॉज देन इन वोग बिकम करप्टेड। भाई मुगल्स जो चलाते थे ना, उनका सब कुछ जो है वो उन्होंने खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। 1862 में ब्रिटिश यहाँ पे इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और आईपीसी यहाँ पे आया, 1862 में ये आया। इसके बाद में देखो, अब जो एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो आया 1872 में, एंड thus the causes, the muftis and the pandits along with the Islamic law and Hindu law got replaced। जब ये एविडेंस एक्ट आया तो इन सब को अबॉलिश कर दिया गया, इन सब को रिप्लेस कर दिया गया। किससे? इनकी जगह पे आ गए कोतवाल, थानेदार, परगाना, दरोगा, और ऐसे ही करके। ठीक है, और ये कंटिन्यू चलते रहे, यही रैंक्स जो है ये आगे जाके चलती नहीं। थानेदार, कोतवाल, दरोगा, परगाना, ये सब चलते रहे। However, changes slowly came in the Perso-Arabic model and British way of policing was adopted। ये आए थे, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, चेंजेस धीरे धीरे आते गए, और जो ब्रिटिश वे है पुलिसिंग की वो अडॉप्ट कर ली गई, क्योंकि वो सबसे बेस्ट वे माना गया कि जो लॉस को देख पाएगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा की हम बात करें, प्री इंडिपेंडेंस, अभी इंडिपेंडेंस मिली नहीं है हमें, आजादी मिली नहीं है, ये आजादी के पहले की बात है। by the early of 19th century the Mughal empire started disintegrating। भाई अर्ली 19th सेंचुरी में मुगल एम्पायर जाने लगा धीरे धीरे, और यहाँ पे जो है ब्रिटिश का जो राज था वो यहाँ पे आने लगा। लेकिन कोई भी सेटिस्फैक्ट्री पुलिस सिस्टम हमें उस टाइम पर भी नहीं मिल पाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी नहीं था एक्सपीरियंस, उन्हें नहीं पता था ब्रिटिश को कि भाई कैसा होना चाहिए, हमें कंट्री के बारे में उन्हें पहली बार नॉलेज नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि हम कैसे हैंडल करें, तो तब तक कुछ नहीं था। उस टाइम पे जमींदार रिटेन्ड पॉलिसी, जमींदार होते थे ना जो कर वसूलते थे आके, जो भाई काम कराते थे इंडियंस से, और उनकी ही लैंड पे वो ही काम करा रहे हैं उनसे, और पैसा भी उन्हें चाहिए। जमींदार जो था वो सब कुछ देख रहा था, जमींदार यानी भाई बस यही है सब कुछ। तो जमींदार ने जो है उन्होंने पुलिसिंग करी उस टाइम पे 1792 तक, व्हेन कॉर्नवालिस वाज सेंट टू इंडिया एज गवर्नर जनरल। जब ये था कॉर्नवालिस था उस टाइम तक यही चलता आया। फिर उसके अंदर मॉडल ऑफ पुलिसिंग आया जो नेपियर था, ठीक है, नेपियर ने मॉडल ऑफ पुलिसिंग को लेकर आया, वो इंडियन पुलिस एक्ट आया 1861 में, ठीक है, जिसपे अभी जो हमारी करंट पुलिस है ना वो इसी पे काम करती है, इंडियन पुलिस एक्ट पे काम करती है। नेपियर लेके आया था पुलिसिंग का जो मॉडल है ये। अब हमारी जो पुलिस है वो इसी पे, पुलिस सिस्टम इसी पे काम करता है।
अब हम बात करते हैं वो एक्ट था क्या, इंडियन पुलिस एक्ट 1860 क्या था। तो 1857 की रिवॉल्ट के बाद में ब्रिटिश को रियलाइज होने लगा कि भाई वो जो है अपनी पावर अब खोने वाले हैं। तो ये जो था ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनकी पावर ना जाए, तो उनका ये था कि भाई हमें अपनी पावर बचानी है। तो उस कारण से पुलिस कमीशन बनाई गई। 1860 में पुलिस कमीशन अपॉइंट किया गया टू मेक अ पुलिस को एक एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, जिससे कि यहाँ पे क्राइम्स का प्रिवेंशन हो सके और डिटेक्शन हो सके, इसलिए बनाई गई 1860 में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। 1860 के बाद में यहाँ पे ऑल इंडिया पुलिस कमीशन वॉज फॉर्म्ड। एक सेकंड बनी थी, सेकंड ऑल इंडिया पुलिस कमीशन बनी थी 1902 में, टू कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी एंड रिकमेंड इम्प्रूवमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो भाई इंडियन पुलिस कमीशन बनाई गई 1860 में, 1860 में। उसके बाद में सेकंड ऑल इंडिया पुलिस कमीशन बनाई गई 1902 में, और इनका काम ये था कि वो बताएं, रिकमेंड करें, इम्प्रूवमेंट बताएं कि भाई क्या जरूरत है इम्प्रूव करने की इस प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में। फिर 1920 के बाद में द इंपीरियल फोर्सेस वर ओपन, इंपीरियल फोर्सेस ओपन कर दिए गए थे इंडियंस के लिए थ्रू एंट्रेंस एग्जाम देके वो भी एंटर कर सकते थे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ते हैं हम। अब पुलिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हो गई उनकी ग्रोथ की बात की, कैसे हिस्ट्री की बात हो गई। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पुलिस जो है वो किस तरीके से काम करती है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पुलिस फोर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट। पुलिस फोर्स एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट ही रूल्स बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा एंड गाइडलाइंस देगा पुलिस के लिए। इन द स्टेट पुलिस मैनुअल, एक मैनुअल होती है, ठीक है, पुलिस की एक मैनुअल होती है, उसमें सारे उनके रूल्स, रेगुलेशन, ड्यूटीज सब कुछ दिया होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पुलिस फोर्स इन इंडिया इज फेयरली यूनिफॉर्म। भाई हर स्टेट के पुलिस की अपनी अपनी यूनिफॉर्म है, ये आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि अपनी अपनी यूनिफॉर्म है, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है वो देखने को मिल जाता है। हेड ऑफ द पुलिस जो होते हैं, द हेड ऑफ द, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू हो गई, हिस्ट्री तो खत्म हो गई, हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितने आपका अभी प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हो, लेक्चर को एक दो बार देखो, समझ में आ जाएगा, नोट कर करके करो, हाथ से अपने नोट्स बनाते जाओ, तो ये हेल्पफुल होगा। अब देखो, हेड ऑफ द पुलिस फोर्स इन अ स्टेट इज कॉल्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी बोलते हैं हम। जो स्टेट के पुलिस फोर्स का हेड होता है उसे हम डीजीपी बोलते हैं। अब स्टेट जो है फर्दर सेवरल जोन्स, रेंजेस और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होती है। एक स्टेट जोन, रेंजेस और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है वो हेड करता है एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेड करता है डिस्ट्रिक्ट को। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के बाद में अब आएगा यहाँ पे रेंज, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म रेंज, बहुत सारी ग्रुप मिला के रेंज बनाती है। तो रेंज को कौन हेड करता है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी, ठीक है। अब जोन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर रेंज, जोन्स जो है, जोन्स में 2 या 2 से ज्यादा रेंजेस होती हैं, जो कि हेड करता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो फर्दर डिविजन्स में, सब डिविजन्स में डिवाइड होती हैं, जिन्हें सर्किल्स बोलते हैं, ठीक है, सर्किल्स बोलते हैं। एंड पुलिस स्टेशंस विच आर हेडेड बाय ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट रैंक, पुलिस स्टेशंस और सर्किल्स होते हैं जिसमें अलग अलग रैंक के पुलिस ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं। अभी मैं ये और समझाऊंगी, ठीक है, अभी रुकना जरा। अब यहाँ लिखा है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, सिविल पुलिस और आर्म्ड पुलिस, सिविल पुलिस और आर्म्ड पुलिस। अब देखो, सिविल पुलिस और आर्म्ड पुलिस 2 टाइप की क्यों पुलिस यहाँ पे होती हैं, क्योंकि एक होती है प्राइमरी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, प्राइमरी कंट्रोल ऑफ क्राइम, और एक होती है कि मान लो आगे के लिए जब प्रॉब्लम आए, इमरजेंसी सिचुएशन आए, उसके लिए भी हमारे पास में पुलिस फोर्स होना जरूरी होती है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है डील करने के लिए, वो भी जरूरी होती है। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी हमारे पास में पुलिस होती है। तो सिविल पुलिस हो गई जो रेगुलर बेसिस पे काम करेगी, आर्म्ड पुलिस होती है जिन्हें किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ट्रेन किया जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम थोड़ा और बात करेंगे यहाँ पे कि पुलिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, पुलिस का काम क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पुलिस का मेन काम है कि क्राइम को प्रिवेंट करना, क्राइम और जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं,
जो लोग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस का काम है दे इंश्योर दैट ऑल द लॉज एंड ऑर्डर शुड बी फॉलोड एंड इफ नॉट फॉलोड देन द पर्सन शुड बी पनिश्ड, और अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें भी उस पर्सन को पनिशमेंट मिले। ठीक है, अदर ड्यूटीज क्या होती हैं? अपहोल्डिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ इम्पार्शली, भाई लॉ को खुद भी मानना है और दूसरे से भी मनवाना है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग लाइफ, लाइफ को प्रोटेक्ट करना, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम पुलिस के कंधों पर होता है। पुलिस की ड्यूटी आसान नहीं होती है, ध्यान रखना। प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग पब्लिक ऑर्डर्स, पब्लिक ऑर्डर्स को प्रमोट करना और प्रिजर्व करना। सेफ गार्डिंग फ्रीडम, ये उनको देखना है कि फ्रीडम, जो आज़ादी हमें मिली है, ये सच में आज़ादी हमें जो मिली है, समझ रहे हो कि लोग उस चीज को फील कर पा रहे हैं। सेफ गार्डिंग, आप लोगों को, लोग जो है वो फ्रीडम, ऐसे नहीं पुलिस को देख के हम डर गए हैं, सेफ गार्डिंग फ्रीडम। प्रिजर्विंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ सिटीजन, हर सिटीजन की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रिजर्व करना। मेंटेनिंग रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखना। प्रिजर्विंग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को प्रिजर्व करना। ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक पुलिस के। नेक्स्ट, अब देखो ये मैंने अभी बताया था जनरल ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने आपको उस टाइम पे ही बताया था। स्टेट होता है, स्टेट के बाद में जोन आता है, जोन्स मिलके रेंज बनाते हैं, रेंज के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद में सब डिवीजन, सर्किल्स और फिर पुलिस स्टेशन होते हैं। समझ में आ गया? ये होता है पूरा का पूरा ऑर्डर। ठीक है, ये है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है वो भी देख लो। सबसे पहले ऊंची पोस्ट जो आती है डीजीपी, ये हम एक्चुअली स्टेट की बात कर रहे हैं, मैं पहले बता दे रही हूँ, ये अभी स्टेट की बात चल रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे आता है सबसे ऊपर डीजीपी, इनके भी ऊपर आते हैं आईपीएस, खत्म, इनके आईपीएस के ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल की पोस्ट हो जाती है। तो डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हेड ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स। डीजीपी के बाद में आते हैं एडिशनल डीजीपी, उसके बाद में आते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी, हेड्स जोन। ठीक है, जोन को हेड करते हैं। फिर आते हैं डेप्यूटी आईजीपी, वो भी रेंज को हेड करते हैं। इसके बाद में आते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी, जो कि लार्ज पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स को हेड कर रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स को। इसके बाद में आते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये क्या कर रहे हैं? ये भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया। फिर आते हैं, इनके नीचे आते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि वो अभी मैंने बताया। एडिशनल एसपी होते हैं इनके नीचे। असिस्टेंट डेप्यूटी, असिस्टेंट या डेप्यूटी एसपी भी यहाँ पे होते हैं, डीएसपी जिसे बोलते हैं। तो ये सब डिवीजन को हेड करते हैं। डीएसपी के बाद आते हैं इंस्पेक्टर, जो कि पुलिस स्टेशन में हेड होते हैं, पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर हेड होता है। इंस्पेक्टर के नीचे आता है सब इंस्पेक्टर, जो रूरल एरियाज के पुलिस स्टेशन को हेड करता है। इंस्पेक्टर अर्बन एरिया में होता है, सब इंस्पेक्टर रूरल एरिया के पुलिस स्टेशन को हेड करता है। फिर असिस्टेंट एसआई भी होता है। असिस्टेंट एसआई के बाद में जो सबसे लोअर पोस्ट आती है वो है हेड कांस्टेबल, और कांस्टेबल की पोस्ट आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है लोअर सब ऑर्डिनेट, तो ये 86% होती हैं, अपर सब ऑर्डिनेट 13% होती हैं, और इसके भी ऊपर जो आती हैं वो आती हैं 1%। ठीक है, तो ये पूरी पोस्ट है एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में। जब हम जनरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट आती हैं। तो ये सब जानना जरूरी है कि किस लेवल पे, चाहे वो स्टेट लेवल हो, रेंज लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, या फिर आपका जो भी है सर्किल पुलिस स्टेशन लेवल हो, ये जो पूरा मैंने बताया था उसके हिसाब से इस तरीके की पोस्ट होती है। एक पुलिस जो है, एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरीके से काम करता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखो डीजीपी के अंडर क्या क्या आता है, तो यहाँ पे ये सब मेंशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से इसको पढ़ना। ये मैंने एक्स्ट्रा में लगा रखा है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ एक मुझे कहीं मिला था, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो जब हम सेंट्रल की बात करें, अभी मैंने स्टेट की बात करी थी, स्टेट की सब समझ में आ गया। अब जब हम सेंट्रल की बात करते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा
जो है अभी हमने जो है सिविल की बात करी थी, सिविल और आर्म्ड फोर्स, दो टाइप की जो पुलिस फोर्स होती है वो हमारे यहाँ पे होती है। तो मैंने सिविल फोर्सेस के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब बात करेंगे हम आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। आर्म्ड फोर्सेस में आते हैं आपके आसाम राइफल्स, द फोर्स दैट बाइंड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट साइड पे भाई हमारी आर्मी लगी है। फिर आती है बीएसएफ, बीएसएफ इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं ये। सीआईएसएफ प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द प्रेमाइसेस, स्टाफ, प्रॉपर्टी एंड एस्टेब्लिशमेंट। फिर आती है सीआरपीएफ, क्राउड रायोट कंट्रोल, कंट्रोल इंसर्जेंसी, डील विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। फिर आता है आईटीबीपी, डिप्लॉयड अलोंग इंडिया तिब्बत बॉर्डर, इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे होते हैं ये। फिर आता है एनएसजी, जो एंटी हाईजैक ऑपरेशंस देखते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस देखते हैं। फिर आता है एसएसबी, डिप्लॉयड अलोंग बॉर्डर्स ऑफ नेपाल एंड आसाम के बॉर्डर्स पे एसएसबी होते हैं। अब भाई ये सब हो गए, अब इनके बारे में अभी हम और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा था, इसीलिए ये मैं आपको अब अगले वीडियो में बताऊंगी एक एक चीज। असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ क्या होते हैं, सीआईडी में मैं बता दूंगी एक्स्ट्रा में, क्योंकि इसमें है नहीं, बट मैं आपको बताऊंगी सीआईडी क्या है, आईपीएस ऑफिसर कौन है, ये सब चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, जो कि कल ही आने वाला है शाम को 6 बजे। रेडी रहना। और हाँ, एक चीज रह गई बताने के लिए, भी खत्म नहीं हुआ है लेक्चर, मैं भूल गई बताना। ये देखो, ये 2002 के डेटा के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड यूनिट एट डिफरेंट लेवल्स, नंबर ऑफ फील्ड यूनिट एट डिफरेंट लेवल्स दिया हुआ है। जोन्स में नंबर ऑफ पुलिस यूनिट, जोन्स में 64, रेंज में 157 है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 635, डिस्ट्रिक्ट के बाद में सब डिवीजन 1481, सर्किल 2452, पुलिस स्टेशन 12248 और पुलिस आउटपोस्ट 6980। जस्ट एक डेटा है, 2002 के हिसाब से ये डेटा है, एक बुक में अवेलेबल था, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो बेसिकली मैं ये बोल रही थी कि अब बाकी का जो बचा हुआ लेक्चर है वो कल आएगा शाम को 6 बजे, डेली वीडियो आता है। सीयूईटी पीजी की क्लासेस रेगुलर डल रही हैं। मेरे कम्युनिटी पेज पे मैंने टाइम टेबल भी पोस्ट करा हुआ है, तो टाइम टेबल देख लेना, किस दिन क्या पढ़ाया जाएगा वो आपको पता रहेगा। उसके हिसाब से आप रेडी होके बैठ जाना, शाम को 6 बजे कहीं नहीं जाना, सिर्फ यहीं पे आपको लेक्चर पढ़ना है। डेली लेक्चर होगा, मैं पेपर्स भी सॉल्व करवाऊंगी, और डेली कम्युनिटी पेज पे जो है मेरी यहाँ पे सीयूईटी पीजी फॉरेंसिक साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।